Okay, so today we'll be starting with your subject CMA, that is Corporate Management Accounting. It's a MCQ paper, so you must be aware about that there will be 4 options for each question. You have to select the right one. ठीक है. You must be also aware कि इसमें मार्किंग सिस्टम कैसे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यू पेपर में, मालूम है आप लोग को सबको. मतलब अगर एक राइट गया आपका आंसर तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, बट अगर वो एक रॉन्ग गया तो -0.25 होता है. ठीक है. सो रिवॉर्ड रिस्क रेशियो 4:1 है. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, समझो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम के वक्त कोई एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को नहीं मालूम. ठीक है, सुना हुआ है लेकिन ऑप्शंस देखे हुए नहीं लग रहे. तो इन दैट केस शुड यू लीव इट के शुड यू अटेम्प्ट इट? नो, अटेम्प्ट इट. व्हाई? बिकॉज सिंपल रीजन है. नॉर्मली क्या होगा, समझो 4 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, तुम्हें 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ऐसे जो आपको नहीं मालूम है. जाएगा तो कितना जाएगा? 1 मार्क. उसमें से एक भी राइट हो गया तो वो तो सेट ऑफ हो गया. अब समझो 4 में से आपका एक राइट हुआ तो एक इधर मिला, इधर 0.75 गया तो भी 0.25 एक्स्ट्रा मिला. तो रिवॉर्ड इज इन फेवर. सो यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर. नहीं भी आता है क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा नाम करके सब करके टिक कर देने का जो भी. ठीक है. ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग. उसमें जो फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी वाला, वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस. ठीक है. एक्सपेंस incurred to produce and to sell the goods. So that means suppose मैं ये पेन बना रहा हूं, मार्कर पेन. Is it produced free of cost? कुछ खर्चा लगा होगा. क्या क्या लगा होगा? सबसे पहले तो ये प्लास्टिक, ठीक है, वो कॉस्ट लगेगा. फिर उसके अंदर रिफिल या जो इंक होगी, ये मेरा कौन सा कॉस्ट हो गया? मटेरियल कॉस्ट. ये बनाएगा कौन? नहीं, अरे मैन्युफैक्चर तो कंपनी मेरी है तो मैं ही बनाऊंगा, मतलब मेरे ही है, बट अंदर बैठ के बनाएगा कौन? लेबर बनाएगा. विल ही वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? नो. सो वी हैव टू पे देम क्या? वेजेस. वेयर विल ही वर्क? फैक्ट्री. तो अगर खुद की नहीं है तो रेंट भरना पड़ेगा, बराबर है. फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अंदर पावर लगता है, ये सब खर्चा लगता है कि नहीं? ठीक है. तो ये सब कॉस्ट क्या हुआ? मटेरियल कॉस्ट किसके लिए लगा? बनाने के लिए कि बेचने के लिए? लेबर बनाने के लिए. फिर फैक्ट्री भी बनाने के लिए. चलो बना लिया मैंने, अब इसको बेचना है तो मुझे कुछ कमीशन के लिए कमीशन एजेंट्स रखने पड़ेंगे, सेल्समैन रखने पड़ेंगे जो इनको कॉर्पोरेट्स में डोर टू डोर जाके बेचेंगे. ठीक है. या चलो अपना शोरूम है, वहां से बेचेंगे. तो शोरूम होगा तो शोरूम का रेंट लगेगा, शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, सेल्समैन स्टाफ जो होती है उनकी सैलरी लगेगी, करेक्ट और नॉट? कमीशन लगेगा. अच्छा, प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ता है तो एडवर्टाइजमेंट लगेगा. तो ये सब जो खर्चा हुआ, शोरूम का रेंट, स्टाफ का, शोरूम की सैलरी, मतलब स्टाफ की सैलरी, शोरूम का पावर कॉस्ट या और फिर एडवर्टाइजिंग, ये सब कॉस्ट क्यों लगा है? बनाने के लिए कि बेचने के लिए? बेचने के लिए. तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस इंकर्ड टू प्रोड्यूस, जो बनाने के लिए लगा, एंड टू सेल, और जो बेचने के लिए लगा. ये डेफिनेशन है. इट ऑटोमेटिकली मीन्स एनी एक्सपेंस विच इज नाइदर टू प्रोड्यूस एंड नॉर टू सेल. जो प्रोड्यूस करने के लिए भी नहीं लगा है और जो सेल करने के लिए भी नहीं लगा है, वैसा कॉस्ट इस सब्जेक्ट में नहीं आएगा. मतलब क्या करना चाहिए अपने को? इग्नोर करना चाहिए. लेट अस अंडरस्टैंड कौन कौन से एग्जांपल्स. आई टेक अ फ्यू एग्जांपल्स राइट नाउ. जैसे सबको पता है डोनेशन, डिविडेंड मालूम है? डिविडेंड इज पेड टू हुम? टू प्रोड्यूस दिस ना. ये बनाने के लिए डिविडेंड देते. अच्छा, ये बेचने के लिए देते. सो इट इज नाइदर गिवन टू प्रोड्यूस नॉर गिवन टू सेल. सो नाइदर टू प्रोड्यूस नॉर टू सेल, तो डिविडेंड कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा. इज दैट क्लियर? अच्छा, सेकेंड, डोनेशन. समझो हमारी कंपनी ने 10,000 रुपए डोनेट किया कोई टेंपल को या कोई हॉस्पिटल को. इज दैट डोनेशन गिवन टू टेंपल टू प्रोड्यूस दिस?
टू सेल दिस, सो नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल, तो डोनेशन भी कॉस्टिंग में नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड द एग्जांपल? ओके. सो कॉस्ट का मतलब पहले तो क्या है? इट इज इंक्लूड्स ओनली एक्सपेंस टू प्रोड्यूस एंड एक्सपेंस टू सेल द गुड्स. ओके. नाउ इमीडिएटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कॉस्ट होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट. अभी लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो आप प्रोडक्ट का नाम सुन के और कॉस्ट सुन के उन दोनों को मैच कर सकते हो. मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कॉस्ट इस प्रोडक्ट के लिए लगा है. जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट. और जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं. सो मैं एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, लेट्स से दिस इज माय फैक्ट्री. ठीक है, इसके अंदर मैं शर्ट्स भी बना रहा हूं और समझो टेबल भी बना रहा हूं. दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, शर्ट्स और टेबल. ठीक है, चलो मैं आप लोग को इधर कुछ लिस्ट ऑफ एक्सपेंस लिखता हूं. ठीक है, और फिर मैं आपको एक 1 बाय 1 पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना. ये मैंने कुछ एक्सपेंसेस लिखे, ये सब खर्चे. चलो बताओ, क्लॉथ, ये मैंने बताया आप लोग को. यू आइडेंटिफाइड ऑन योर ओन कि ये कॉस्ट इस प्रोडक्ट के लिए लगा, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? मैंने नहीं बताया, पर आप लोग खुद बता रहे हो. अमाउंट टू टेलर, अमाउंट टू कारपेंटर. अगेन, डिड आई टेल यू अबाउट दिस? फैशन डिजाइनर फीस, इंटीरियर डेकोरेटर फीस. तो ये सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ये कौन सा कॉस्ट हो गए? अच्छा, रेंट, मतलब ये फैक्ट्री है, इधर शर्ट्स भी बन रहा है और इधर टेबल भी बन रहा है. आइडेंटिफाई करो, शर्ट के साथ के क्लॉथ के साथ, एक के साथ कर सकते हो? नहीं. तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? यू कैनॉट आइडेंटिफाई दिस कॉस्ट विथ एनी वन प्रोडक्ट. ठीक है, तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट. मतलब कहना ऐसे, ये जो कॉस्ट होता है ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो एक के लिए नहीं, जॉइंटली सबके लिए लगता है. इट इज इंकर्ड जॉइंटली फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स. ठीक है. पावर, मतलब एंड ऑफ द मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, समझो 5,000 रुपए आया. बताओ शर्ट के लिए कितना, टेबल के लिए कितना? कैन यू आइडेंटिफाई दिस कॉस्ट विद एनी वन प्रोडक्ट? नो. तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट. फैक्ट्री मैनेजर रखा एक बार. ठीक है, उसका काम है वो सबको सुपरवाइज करना, देखने का सब बराबर काम हो रहा है कि नहीं. वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए है? नहीं. तो वो सबको, सबके मतलब पूरा सब चीज का केयर रख रहा है. तो उसको जो सैलरी दे रहे हैं वो किसके लिए? शर्ट के लिए आएगा कि टेबल के लिए आएगा, कि दोनों के लिए आएगा? तो ये कौन से कॉस्ट हो गए? So now is the definition clear? Now you tell me, what is direct cost? Which you can identify with the respective product and which you cannot identify with the product. So can I say, अच्छा अभी समझो एक MCQ आता है, indirect cost, या direct cost is option में dash to the product, traced कि not traced. Traced मतलब relate कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, जॉइंट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश. डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये सबके लिए लग रहा है, मतलब एक के लिए नहीं, सबके लिए लग रहा है. तो इट इज जॉइंटली इंकर्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, तो इसका नाम जॉइंट कॉस्ट हो गया. समझ में आया मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं? ठीक है, ओके. अब डायरेक्ट कॉस्ट जो है इसके अंदर है ना 3 पार्ट है, तो मैं ये आप लोग को बताता हूं और फिर हम लोग थोड़ा बहुत लिखेंगे, अभी नहीं, पहले बार मैं एक्सप्लेन करता हूं. आई गिव यू टाइम टू राइट. अच्छा, अब ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो वर्डिंग्स है ना, ये इजियर वर्डिंग्स है.
लेकिन जब टेक्निकल नेम्स आएंगे, मतलब सम्स में, एमसीक्यूज में, डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट and indirect cost is called as overheads. So generally when you see the sums etc, you will not find these words. More prominent will be these words, prime cost and overheads. ठीक है, मीनिंग वही है सबका. So direct cost या prime cost is divided into three parts: direct material or raw material consumed, direct wages or manufacturing wages. ठीक है, ये तीन. अभी लेटेस्ट अंडरस्टैंड तीन ही क्यों है. मतलब ये जो एग्जांपल्स लिए हमने, ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है? तो ये सब मेरे डायरेक्ट कॉस्ट है. ठीक है, करेक्ट. नाउ यू टेल मी, व्हाट इज क्लॉथ फॉर अ शर्ट? शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ को क्या बोलते हैं हम लोग? वी से इट इज अ रॉ मटेरियल. व्हाट इज वुड फॉर अ टेबल? रॉ मटेरियल. क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है? हाँ, तो हमारा पहला कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया? ये पहला रॉ मटेरियल. ठीक है. हु इज टेलर फॉर अ शर्ट? टेलर वेजेस नहीं है. टेलर कौन है? लेबर है, वर्कर है, जो शर्ट्स बना रहे हमारी फैक्ट्री में, और वो काम करेगा फ्री में नहीं, उसको हम लोग क्या देंगे? वेजेस. सो माय क्वेश्चन इज, हु इज टेलर फॉर अ शर्ट? लेबर. ठीक है. हु इज कारपेंटर फॉर टेबल? विल दे वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? सो वी हैव टू पे देम व्हाट? सो कैन आई से बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग फॉर मी, इसलिए मैं वेजेस दे रहा हूं? So can I say this amount paid to them is manufacturing wages? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसलिए मैं वेजेस दे रहा हूं. So इसका ये मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. क्या ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे थे? So my second direct cost is what? Manufacturing wages या direct wages. Is this clear? Third, any expense, सुनो, any expense जो डायरेक्ट है, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो मटीरियल नहीं है और वो वेजेस नहीं है. डायरेक्ट है लेकिन ये दो नहीं है, तो किधर आएगा? यहां पे आएगा. अब जैसे देखो, फैशन डिजाइनर शर्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंटीरियर डेकोरेटर टेबल के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट तो है. क्या ये मेरा रॉ मटेरियल है? क्या ये वर्कर्स है? फैशन डिजाइनर लेबर होता है क्या? फैशन डिजाइनर पहले तो शर्ट बनाता ही नहीं है. वो क्या करता है? वो खाली डिजाइन बनाएगा, फिर टेलर को बुलाएगा, देख भाई ऐसे ये कपड़ा ले, ये सब ले, और इसको ऐसे शर्ट को बना के तैयार करो. इंटीरियर डेकोरेटर हम लोग अपने घर में फर्नीचर बनाता है क्या? नहीं. वो अपने कारपेंटर्स की टीम लाता है, ड्राइंग डिजाइन पहले क्लाइंट को दिखाएगा कि देखो ऐसा ऐसा, क्लाइंट अप्रूव करेगा कि हाँ ये चलेगा, फिर वो कारपेंटर को बताएगा ऐसा बनाना है अपने को. खुद बनाते क्या हम लोग? सो आर दे वर्कर्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग? नो. सो वो ना तो इसमें आएगा ना इधर आएगा, बट डायरेक्ट तो है, तो वो कहां पर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस. इज दिस क्लियर? और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में. ठीक है, सबने ये वर्ड सुना है, रॉयल्टी. हैव यू हर्ड अबाउट रॉयल्टी? डू यू नो व्हाट इज रॉयल्टी? टेल मी व्हाट इज रॉयल्टी. अभी बोला ना, सुना है? हाँ, बट थोड़ा और अच्छा चाहिए, मतलब बॉडी को अच्छा सूट नहीं किया. एनीवन? रॉयल्टी आज ही बोलना है. चलो मैं पूछता हूँ इसको, तुम बताओ. रॉयल्टी सुना है? चलो ट्रेडमार्क के लिए, मतलब पहले मैं बताता हूँ. दो टाइप के एसेट होते हैं, सबको मालूम होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल. टेंजिबल मतलब क्या? विच यू कैन सी, टच. ये टेबल ये सब क्या है? टेंजिबल. और इनटेंजिबल मतलब विच यू कैन नॉट सी एंड टच. अगर मैं आप लोग का टेंजिबल एसेट यूज करूंगा ना, तो मैं आपको रेंट पे करता हूं. और अगर मैं आप लोग का इनटेंजिबल एसेट यूज करूंगा ना, तो रॉयल्टी पे करता हूं. मतलब मैं अगर ये जगह टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? ये किसी और की है, ठीक है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो आई हैव टू पे देम व्हाट? रेंट.
ठीक है। रॉयल्टी कब होता है? जब मैं इंटेंजिबल एसेट यूज करता हूं। तो जैसे जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल हमें सिंगर्स को सॉन्ग्स के लिए क्या मिलता है? रॉयल्टी। मालूम है म्यूजिक कंपनी रॉयल्टी देती है, रेंट देती है? नहीं, रॉयल्टी। क्यों? क्योंकि उन लोग वॉइस दे रहे हैं। वॉइस इज टेंजिबल एसेट के इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल एसेट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, तो अभी देखते हैं। लेट्स से समझो मैकडोनल्ड्स का ये ऐसा है, हमें मालूम है ना, वो बहुत फेमस है। इस ब्रांड को देख के पब्लिक जाती है उधर, ठीक है। समझो वहां की हम लोग ने उसकी फ्रेंचाइजी ली है मैकडोनल्ड्स की। वो मैकडोनल्ड्स हमसे कुछ चार्ज करेगा? क्या चार्ज करेगा? रॉयल्टी। क्यों? क्योंकि मैं वो ये जो ब्रांड है ना, वो मेरे शॉप के यहाँ पे मैं यूज करूंगा, जिससे पब्लिक ज्यादा आएगी, और आएगी जरूर, इस नाम की वजह से आएगी। अब समझो ना, मैं वही बर्गर बेच रहा हूं, सेम जैसा मैकडीज बना रहा है, सेम वैसा ही बर्गर बेच रहा हूं, और ऊपर लिख रहा हूं गजानन बर्गर। कितनी पब्लिक आएगी? ऐसे कोई आएगी? नहीं। पर ये एम दिखते ही आएगी पब्लिक। तो उसको भी मालूम है कि उसका नाम यूज करने के लिए वजह से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। सो आई हैव टू पे हिम सम अमाउंट, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? रॉयल्टी। ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूं रॉयल्टी हमारा मटेरियल कॉस्ट है क्या? अगर मैं उसको रॉयल्टी पे कर रहा हूं, चलो मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही एक और ये एग्जांपल ली। चलो मैं ना शर्ट्स टेबल बना रहा हूं और कार भी बना रहा हूं। शर्ट्स भी बन रहा है, टेबल भी बना रहा हूं, कार भी बना रहा हूं, ठीक है। और अब मैं पूछता हूं, समझो स्टील एक्सेट्रा, ग्लास एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मेरा रॉ मटेरियल है, ठीक है। अमाउंट पेड टू ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर को दिया वो शर्ट्स, टेबल्स के कार, कार यू कैन आइडेंटिफाई, बराबर है। सो अमाउंट टू ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं रॉयल्टी पेड टू मारुति सुजुकी। रॉयल्टी पेड टू मारुति सुजुकी मतलब हमने मारुति की है ना एक डिजाइन एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। कैन वी कॉपी एज इट इज विदाउट टेकिंग देयर परमिशन? नहीं तो क्या होगा? उन लोग केस कर देंगे और फिर कोर्ट में जीत जाएंगे, तो हम लोग को ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो हम लोग को लीगली काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। विल दे गिव दिस परमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट? सो वी हैव टू पे देम व्हाट? रॉयल्टी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में से लिखा है रॉयल्टी पेड टू मारुति सुजुकी लिमिटेड, कैन यू आइडेंटिफाई विद वन प्रोडक्ट? शर्ट्स, टेबल के कार, कार, ये तो आइडेंटिफाई हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट है। क्या वो मेरा रॉ मटेरियल है? क्या वो मेरा लेबर कॉस्ट है? तो वहां दो नहीं आ सकता है, तो कहां पर आएगा? तो यहां पे आ जाएगा। आई होप द एग्जांपल इज क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये डिराइव करने का एक इक्वेशन होता है, वो मैं समझा देता हूं, एकदम इजी है। अगर मैं आप लोग को बोलता हूं हमारे गोडाउन में ओपनिंग रॉ मटेरियल 100 केजीज था, 100 केजी मेरे पास स्टार्टिंग में पड़ा था, मैंने साल भर में 1000 केजी परचेस किया, और लास्ट डे में हमारे गोडाउन में 200 केजी रॉ मटेरियल बच गया। सो इफ आई आस्क यू मैंने रॉ मटेरियल कितना यूज किया? समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं? रॉ मटेरियल कितना यूज किया मशीन में? 900 किया, बराबर है, ठीक है। क्या ये सबको ऐड किया? ये सब आपने कैलकुलेशन किया ना, तो किसको ऐड किया, किसको माइनस किया? ओपनिंग में इसको ऐड किया और इसको, सिंपल लॉजिक है। हमारे पास स्टार्टिंग में 100 था, 1000 और खरीदा तो 1100 हो गया। 1100 में से कितना बच गया? 200 बच गया, तो हाउ मच आई हैव यूज्ड? 900। तो दिस इज माय रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, करेक्ट। सो मेरा इक्वेशन क्या हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इज दिस क्लियर? ठीक है। इसमें ना एक पॉइंट और आएगा, यहां पर हम लोग ऐड करेंगे एक और चीज, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। अब क्या होता है परचेस रिलेटेड एक्सपेंस और क्यों ऐड करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबने कैरेज इनवर्ड सुना है, FIGC से सुन रहे कैरेज इनवर्ड, सबको मालूम है मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? नहीं मालूम कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड मालूम ही नहीं किसको? हाँ तो बोलो, वही तो पूछ रहा हूं, व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? एनीवन? यस यू? हाँ, सॉरी, किसको पे करते?
ऐसा नहीं होता है, फॉरेन से आने के लिए उसको नहीं बोलते हैं, मतलब इंपोर्ट के लिए नहीं, कोई भी। ठीक हो, अगर मेरा समझो, मैं एक एग्जांपल बताऊं, मेरी फैक्ट्री मुंबई में है, ठीक है, मैं दिल्ली से परचेस कर रहा हूं कुछ रॉ मटेरियल, समझो आई एम परचेसिंग 1000 kg रॉ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली एट 10 रुपीज पर केजी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। सो मेरा परचेस कॉस्ट कितना हो गया? 10,000, ये तो क्लियर है। अब परचेस किधर किया है, यूज कहां पे करना है, तो दिल्ली से मुंबई लाना पड़ेगा, ठीक है। समझो आई एम ब्रिंगिंग बाय ट्रेन, इंडियन रेलवे से मंगवा रहा हूं कि भाई उनको बोल रहा हूं इधर से आप इधर डिलीवर कर देना, विल दे डिलीवर फ्री ऑफ कॉस्ट? सो आई हैव टू पे देम समथिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बोलते हैं कैरेज, उसको कैरेज बोलते हैं। अब वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड, वो हमारे पर डिपेंड करता है। अगर मेरे फैक्ट्री में गुड्स आ रहे हैं तो हम उसको इनवर्ड बोलते हैं, और मेरे फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं तो आउटवर्ड बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा वो, सो कैरेज इनवर्ड। समझो रेलवे मुझसे 2 रुपया पर केजी चार्ज कर रहा है, तो 1000 केजी का 2000 देना पड़ेगा। सो फाइनली जब ये रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री पहुंचा, मुझे कितने का पड़ा? टोटल बोले तो 12,000, पर केजी पूछू तो 12 रुपया, या तो 12 रुपया पर केजी, या टोटल पूछू तो 12,000, बराबर है। अब बताओ इस 12,000 के अंदर मेरा परचेस कॉस्ट कितना है? 10,000 है, ये 2,000 ये मेरा एक्सपेंस है, इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। मैं इसको परचेज में क्या कर रहा हूं? ऐड ही कर रहा हूं, तो इसलिए मैं इधर ऐड कर रहा हूं, बराबर है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। समझो मैं इसको है ना आउटसाइड इंडिया से मंगा रहा हूं, समझो यूएस से मंगा रहा हूं, ठीक है। लेट्स से एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक 1 लाख मार्कर पेन इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, यूएस से परचेस किया, और मैं उसको शिप से मंगवा रहा हूं। परचेस किया, समझो 10 रुपए पर पेन, एक पेन का 10 रुपया। वहां से इधर लाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। इसको अभी कैरेज नहीं बोलते, इसको बोलते फ्रेट। तो मैं फ्रेट दे रहा हूं, समझो 2 रुपया शिप वाले को दे रहा हूं कि भाई उधर से इधर लाके दो पर पेन, ठीक है। अब इधर से इधर लाते वक्त अगर शिप का कोई एक्सीडेंट हो गया, डूब गई शिप, तो मेरा तो अच्छा खासा अमाउंट का नुकसान हो जाएगा। सो हम लोग क्या कराते उसका, सो इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। समझो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने दिया 1 रुपया। ये शिप आ गई मुंबई, सेफली आ गई, मुंबई पोर्ट पे आएगी, वहां पर कुछ कस्टम्स ऑफिसर्स वेलकम करने के लिए खड़े होंगे, करेक्ट। अब वो इस गुड्स को इंडिया में फ्रीली एंटर होने देंगे? नहीं। तो क्या देना पड़ता है? कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी भी 2 टाइप की होती है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। इसमें कौन सी ड्यूटी लगेगी? इंपोर्ट ड्यूटी। चलो इंपोर्ट ड्यूटी मैंने 2 रुपये और दे दिया, गुड्स क्लियर करा दिया, मैं फैक्ट्री लेके आ गया। मुझे एक एक पेन कितने का पड़ा? 15 रुपए का पड़ा, ये समझ में आया 15 रुपया। इसमें मेरा परचेस कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। और ये सब क्या है? क्या कहने से दे आर माई एक्सपेंस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस। सो इसको मैं क्या बोलूंगा? परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। और वो इसमें क्या करूंगा मैं? तो इसलिए ऐड कर दिया। आई होप द एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो ये होता है हमारा कौन सा? इक्वेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओवरहेड्स, आई वांट यू टू राइट डाउन दिस थिंग्स। सो आपके नोटबुक होगी, ठीक है, वो तो गोडाउन में लास्ट डे पे कैलकुलेट कर, हाँ क्वेश्चन में देंगे। अच्छा, इसमें ना कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताता हूं, कैलकुलेटर जरूरी है क्योंकि सम्स होंगे। कैलकुलेटर भी स्पेसिफिक कैलकुलेटर चाहिए, उस कैलकुलेटर में जीटी बटन होना चाहिए। मैं उसमें देखो ना, जीटी बटन है ना। एक बार सब कैलकुलेटर लाए हो? हाँ चलो एक बार बाहर निकलो, मैं बताता हूँ क्या चाहिए मुझे, क्या फंक्शन चाहिए मैं बताता हूं। सब लोग ये करो, 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू करो 0.9090 आ रहा है, एक और इक्वल टू करो 0.826 आ रहा है, एक और इक्वल टू 0.7513 आ रहा है। हाँ अब उसको जीटी करो, 2.486 आ रहा है। हाँ बस ये चलेगा, और जिसमें नहीं आ रहा है वो कैलकुलेटर नहीं चलेगा। समझो क्या क्या? वापिस समझाऊं। 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 डिवाइड बाई 1.10 किया, इक्वल टू किया 0.9090, एक और इक्वल टू किया, चेंज हुआ 0.826,
एक और मैं चेंज किया, इक्वल टू किया 0.7513, और फिर जीटी 2.486 कुछ आता है। अगर आ रहा है तो ये वाला चलेगा, जिसमें नहीं आ रहा वो कैलसी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आगे सब्जेक्ट करेंगे, एफएम सब्जेक्ट में भी करेंगे, तो उसमें ये जो बटन है, इसका फंक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये जीटी क्या है मालूम, ग्रैंड टोटल। तो जो 0.90 ये सब जो आया था ना, उनका टोटल आ गया। अब अगर ये फंक्शन है ना, तो वो जो कैलकुलेशन सम्स में करेंगे एफएम में, वो 1 मिनट में हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन नहीं है कैलसी में, तो वही चीज को 12 मिनट लगेगा। तो पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सो अपने को पेपर जल्दी खत्म करना है ना, सो जीटी बटन वाला ही कैलसी चाहिए। ठीक है। थर्ड थिंग जो चाहिए मुझे, एक है ना नॉर्मल पेन, जो भी आप ब्लू ब्लैक कुछ भी यूज करो चलेगा, लेकिन एक रेड पेन, इधर रेड पेन या एक हाइलाइटर आता है ना, येलो हाइलाइटर, कुछ भी एक चीज और कैरी करना। मैं भी जब लेक्चर लूंगा ना, तो देखो कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, मैं उसको अलग रेड पेन से लिखूंगा। बोर्ड पे कुछ दिख रहा है, ध्यान जा रहा है ऑटोमेटिकली उधर, नहीं चाहते हो भी ध्यान जाता है। अपने को वो लास्ट में चाहिए ना ऐसा, लास्ट में जब बुक पूरी भर जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। सब ब्लू से लिखा होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है? करेक्ट। तो जो चीज रेड से लिखोगे या हाईलाइट कर दोगे, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये 3 चीज अपने को चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिख दो वर्ड, इसको टॉपिक का नाम कॉस्टिंग मत लिखना, कॉस्टिंग तो सब्जेक्ट का नाम है। इसको लिख दो कॉस्टिंग कंसेप्ट्स। मैं लिख देता हूं, ये टॉपिक का नाम है कॉस्टिंग कंसेप्ट्स। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मैं सब डिक्टेट कर रहा हूं। कॉस्ट, अरे ऐसे मत लिखो, मैं सब डिक्टेट कर रहा हूं। कॉस्ट, राइट ऑन, इट मीन्स expenses incurred to produce and to sell the goods. To produce and to sell the goods. Full stop. Any expense neither to produce, any expense neither to produce nor to sell will be ignored in costing. Will be ignored in costing. ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। क्या क्या लिए? क्या चीज इग्नोर होता है? डिविडेंड पेड और डोनेशन। तो 2 एग्जाम्पल, डिविडेंड पेड कॉमा डोनेशन। ये लिखा। सेकंड, ये चार्ट बना दो, कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम भी लिखना प्राइम कॉस्ट, और इधर ओवरहेड्स। यू आर एबल टू सी। फिर वो लिखने के बाद इधर नीचे एक एरो करना। अभी हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग लिखेंगे इधर। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? विच यू कैन आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट। बराबर है? तो राइट ऑन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट के नीचे एरो करके, कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली, कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली identified with the product. Cost which can be directly identified with the product.
और यहां पर क्या लिखोगे, कॉस्ट विच कैन नॉट बी directly identified with the product because it is jointly incurred for all products. It is jointly incurred for all products. ये समझ में आया? ठीक है, और ब्रैकेट में दो जॉइंट कॉस्ट. ठीक है, और अभी रेड पेन है तो उसको मार्क कर दो कि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जॉइंट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, वो खाली क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है. ठीक है, और स्पेसिफिकली उतना ही रखना रेड पेन या हाइलाइटर जितना अपने क्लास में करने वाले हैं. बिकॉज क्या हो गया, नॉर्मली तो अदरवाइज क्या करते हैं स्टूडेंट्स है ना, कोई जैसे नया पॉइंट लिखते हैं तो वो रेड से लिख देंगे, फिर अंदर ब्लू से लिखेंगे, फिर एक ब्लैक की लाइन करेंगे, तो फिर वो पूरा कलरफुल हो जाएगा ना, तो वापस वही समझ में नहीं आएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है. समझा? तो एक स्पेसिफिक यूज के लिए ही रखो रेड पेन को. ओके, देन इसके बाद ये सेकंड हो गया. अब थर्ड, ये वाला टेबल, ये डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 पार्ट. डी मतलब डायरेक्ट. ये पूरा, हाँ ये सब ये वाला पार्ट पूरा. इक्वेशन भी कॉपी करना है. तो डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी. ये लिखा. ठीक है, और इसी के नीचे लिख दो
परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस इंक्लूड्स। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे हमने देखा सबसे पहले मैंने बताया कैरेज इनवर्ड आता है, ठीक है। फिर मैंने इधर जो एग्जांपल लेता है यूएस वाला उसमें मैंने फ्रेट इनवर्ड लिया, इंपोर्ट ड्यूटी लिया, इंश्योरेंस वो सब लिया, तो वो सब लिखना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, नहीं कैरेज इनवर्ड पहले था, हाँ, फिर कॉमा फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कॉमा कमीशन ऑन परचेज, ये सब आता है, ये समझे इतना, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, या उसका दूसरा नाम क्या है, ओवरहेड्स। ये साथ में बना लो चलेगा, ये भी 3 पार्ट में, जैसे ये 3 पार्ट है ना वैसे ये भी 3 पार्ट, तो ये भी बना लो ऐसा। ये O ऑब्लिक H इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ओवरहेड्स। ये साथ में ही बना लो। पहला वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री इज द प्लेस वेयर वर्कर्स वर्क, इसलिए उसको वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये हो गया, डायरेक्ट वाला हो गया, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हाँ, मार्किंग मतलब 4th पॉइंट हो गया ना अपना। फर्स्ट ये पॉइंट था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, ये 4th पॉइंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सब क्या है। फैक्ट्री में, सॉरी फैक्ट्री नहीं, बिजनेस में ना देखा है तो 4 जगह होती है, 4 अलग अलग स्पेस होती है। एक प्लेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं। एक प्लेस है जहां पर सेलिंग होता है, दैट इज शोरूम। एक गोडाउन होता है जहां पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और एक होता है ऑफिस, जहां से वो जो भी डायरेक्टर्स है या मैनेजमेंट जो भी होता है वो उधर बैठते हैं और सारा डिसीजन लेते हैं, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज। सो जो फैक्ट्री में खर्चा लगता है उसको फैक्ट्री ओवर्स बोलते हैं। ऑफिस में खर्चा लगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। शोरूम में लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स, उसको सिर्फ सेलिंग ओवरहेड्स बोलते हैं। और जो गोडाउन में लगेगा, गोडाउन इज फॉर व्हाट, क्योंकि वहां से स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन से एक्सपेंस किधर किधर क्या क्या आएंगे, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, पहले बहुत इजी एग्जांपल, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, ये सब तो बहुत इजी है, क्यों, नाम से ही मन समझ में आता है। और टैली हो रहा है, फैक्ट्री फैक्ट्री टैली हो गया, ऑफिस ऑफिस, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। यहां पे शोरूम है, थोड़ा सा आइडिया लगा जाते। गोडाउन रेंट क्यों आएगा इधर, डिस्ट्रीब्यूशन। गोडाउन का दूसरा नाम होता है वेयर हाउस, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर और एक इजी एग्जांपल वो लिख नहीं रहा हूं, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ऑफिस मैनेजर सैलरी, देन सेल्स मैनेजर सैलरी, वो सब तो नाम से समझ में आता है। चलो नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइज क्यों करते हैं? सेल करने के लिए, ठीक है। कमीशन टू सेल्समैन, सेलिंग करने के लिए, ठीक है। अकाउंटेंट सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, करेक्ट, ये सब इजी है। पावर फैक्ट्री, ठीक है, ये सब इजी एग्जांपल्स। एक और एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी यूज कहां पर होता है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी इधर ही आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स, ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का पर्पस क्या होता है? डिलीवर नहीं, सेलिंग नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल समझो डोमिनोज का है, तो जो उसका भले उनको एक बाइक देते हैं जिसमें उन लोग ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे पर्पस क्या, उसका काम बेचना नहीं है, ऑर्डर आपने दे दिया ऐप के थ्रू या फोन करके, अब वो आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने आ रहा है, तो वो कहां पर आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी का पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर स्पेसिफिकली पूछा एमसीक्यू में, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन विल कम अंडर सेलिंग ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नन ऑफ देम के बोथ ऑफ देम, किस में आना चाहिए? अगर स्पेसिफिकली पूछा तो कहां पर आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इज दिस क्लियर? चलिए, ये सब एग्जांपल्स एकदम इजी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं। अब ये सब जो एग्जांपल है ना, ये जब तक अपने को उसका मीनिंग नहीं मालूम होगा ना, हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलो वो करने के पहले एक और, कैरेज आउटवर्ड किधर आएगा? मैंने क्या बताया था, कैरेज इनवर्ड कब लगता है? आते वक्त। कैरेज आउटवर्ड कब लगता है? जाते वक्त। तो वो कब खर्चा लगेगा? फैक्ट्री में लगेगा, ऑफिस में लगेगा, कि गोडाउन से लगेगा? हाँ, ये समझ में आया? चलो अब थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। हॉलेज फैक्टर्स क्या हो मालूम है पहले? तो उसका मीनिंग समझना पड़ेगा ना पहले, तो टेक्निकल वर्ड है। वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कहां पर आएगा। सो हॉलेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर नहीं। देखो, एक होता है फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, वो कैरेज इनवर्ड, एक होता है फैक्ट्री से बाहर लेके जाने का खर्चा, आउटवर्ड, एक होता है इसके अंदर ही खर्चा। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस पेट्रोलियम का जो प्लांट है जामनगर में है, गुजरात में, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, बहुत बड़ी एरिया में स्प्रेड है। अगर मैं उसको मुंबई टर्म से बोलूंगा ना, तो समझो बोरीवली से लेके मलाड के भी बियॉन्ड जाता है। अब अगर मैं बोलूं इधर से लेकर मलाड तक, यू कैन अंडरस्टैंड द एरिया, कितनी बड़ी एरिया होगी। उसके अंदर भी फैक्ट्री से एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगी, क्योंकि आदमी लेके ऐसे लेके जाएगा तो मर जाएगा पहुंचने के पहले, तो पॉसिबल नहीं, तो कुछ ट्रक्स होंगे, कुछ और होंगे ना विद डिलीवरी व्हीकल्स, ठीक है। उनका काम क्या है? अंदर ही अंदर मटेरियल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलेज। ये समझ में आया? एक बार मीनिंग समझ में आ गया फिर तो ये किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ, ये फैक्ट्री समझो, ये मैं बोलता हूँ ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। अभी इसको तो इतने से मैं बता रहा हूं, लेकिन बड़ी एरिया इमेजिन करो, मतलब बोरीवली टू मलाड जैसी एरिया, उसके अंदर यहां पर मेरा गोडाउन है रॉ मटेरियल का, वहां पर मेरी फैक्ट्री है, मुझे यहां से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, तो आदमी उठा उठा के लेके जाएगा रोज, कि क्या अंदर भी ट्रक्स होंगे, बड़े ट्रक्स होंगे, तो उसका जो खर्चा लगेगा, डीजल का कॉस्ट लगेगा, सैलरी लगेगी ड्राइवर की, वो सबको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनसाइड द फैक्ट्री। तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलेज। अभी समझ में आया? और क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर ही लग रहा है इसलिए फैक्ट्री वर्ड्स में आएगा, ठीक है। फिर काउंटिंग हाउस सैलरी। नाउ काउंटिंग हाउस का मतलब क्या होता है? दैट हाउस, पहले तो काउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग हाउस, बट उसको बोलते क्या है?
अकाउंटिंग हाउस, दैट हाउस वेयर अकाउंट्स आर केप्ट. एंड वेयर इज द अकाउंट्स केप्ट? ऑफिस. तो ये कहां पर आएगा आपका? समझ में आए? फिर एक और, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी. हाँ, यहां पर है ना मिस्टेक क्या होता है में, एक वर्ड टैली हो रहा है, ऑफिस ऑफिस, पर ये आंसर रॉन्ग है इधर. ये ऑफिस में नहीं आएगा, इसका मीनिंग पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो. ठीक है. ड्रॉइंग ऑफिस मतलब इट इज सैलरी पेड टू दोज एम्प्लॉयज हु आर देयर इन द ऑफिस एंड ड्रॉइंग. नहीं, अरे रुको, पूरा एग्जाम्पल. सैलरी पेड टू दोज एम्प्लॉयज हु आर देयर वर्किंग इन द ऑफिस एंड ड्रॉइंग. तो ऐसा क्या ड्रॉ कर रहे हैं जिसके लिए हम उनको सैलरी दे रहे? क्या ड्रॉ कर रहे हैं? गुड्स ड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, अरे ड्रॉ, पेंटिंग ड्रॉ करते हैं ना, वो ड्राइंग वैसा. तो ड्राइंग, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये किधर जनरली कहां पर यूज होता है मालूम है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. उसमें क्या होता है मालूम है? जैसे समझो मारुति कंपनी, हाँ, कंपनीज को है ना, कोई भी मारुति कंपनी हो या फोर्ड हो, ह्युंडई हो, कोई भी हो ऑटोमोबाइल कंपनी, इनको है ना नए न्यू डिजाइन ऑफ कार लॉन्च करते रहने पड़ते हैं. पुराने डिजाइन हमेशा नहीं चलते. जैसे पहले मारुति 800 होगा, फिर स्विफ्ट आया, बलेनो आया, ये सब डिजायर आया, फिर उन लोग अभी दूसरे मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स ला रहे, एसयूवी ला रहे, मतलब सब अल्टीमेटली क्या होगा, कस्टमर्स वांट न्यू टेस्ट. सो उसके लिए उनको नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहना पड़ेगा. ठीक है. अब क्या होता है मालूम है, इनको है ना डिजाइनर्स होते हैं कंपनी के पास, जो समझो अगर कंपनी के एमडी ने बोला अपने को एक एसयूवी लॉन्च करनी है, ठीक है, उसकी डिजाइन बना के दिखाओ. ठीक है. तो वो डिजाइन कैसे बनेंगे? पहले भले पेंसिल और पेपर पे बना के दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बाद में ना उनको एक सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, जैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर. जैसे आप लोगों को एग्जांपल बताओ कि ये है ना ज्यादा आपको कहां पे दिखता होगा? कंस्ट्रक्शन लाइन में. कोई कोई बिल्डर्स होते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट में समझो खरीदने जाते हो, वहां पे ग्राउंड ही है, खाली बिल्डिंग बनी नहीं है, प्री कंस्ट्रक्शन आप जा रहे हो, तो वो आपको कैसे बेचेगा? तो वो आपको बताएगा ना कि आपको पूरा एक ऐसा 3D इमेज दिखाएगा कि ये देखो, ये आप ऐसी बिल्डिंग ऐसे 40 माले की बनेगी, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है, ये गार्डन है, ये आप 8th फ्लोर पे अपने बच्चों को हाथ हाथ ले के दिखा रहे हो, देखो दिख रहा है, अच्छा लगा सर, बस एक चेक साइन करके दे दो. ये देखा होगा ना ऐसे, करेक्ट? तो वो जो इमेज उन लोग दिखाते हैं, एवी जो ऑडियो वीडियो विजुअल जो दिखाते हैं ना उन लोग, वो किस पे बनता है उनका? वो बिल्डिंग तो है ही नहीं ऐसी, तो वो सब बनता है वो सॉफ्टवेयर पे. ठीक है. वैसे ऑटोमोबाइल के लिए भी क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर पे डिजाइन बना के दिखानी पड़ती है कि मतलब पूरा वो इमेज आता है वर्चुअल जैसा, कि जहां पर वो उसमें दिखता है कि भाई एक कस्टमर बैठ रहा है अंदर गाड़ी में, बैठ रहा है तो उसको कितनी लेग स्पेस मिल रही है, क्या क्या फीचर्स है. अच्छा, क्रैश अगर होता है तो एक्चुअल क्रैश तो करते ही है, लेकिन पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्रैश करके देखते हैं कि उससे कितना डैमेज होगा इंसान को. ठीक है. वो सब चीज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग करते हैं, वो एक पर्सन होगा, टेक्नीशियन, उसको सैलरी देनी पड़ेगी. अब वो काम कहां पे करेगा? ऑफिस में बैठ के करेगा काम. ठीक है. लेकिन क्या उसकी जो डिजाइन यूज होने वाली वो ऑफिस में यूज होने वाली है कि फैक्ट्री में होने वाली है? सो भले वो ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन काम किसका कर रहा है? फैक्ट्री का कर रहा है. ठीक है. फैक्ट्री का काम वो ऑफिस में बैठ के कर रहा है, तो उसकी सैलरी किधर आनी चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो भले वर्ड ऑफिस है, लेकिन आएगा किधर? फैक्ट्री में. इज दैट क्लियर? एंड लास्ट एग्जांपल, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी कब लगती है मालूम है? एक्साइज ड्यूटी अभी एक्साइज ड्यूटी सब नहीं लगती है, क्योंकि अभी सीधा जीएसटी आ गया. लेकिन बिफोर जीएसटी सिनेरियो था, वहां पर जब भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ करोगे ना, तो आपको एक टैक्स भरना पड़ता था, उसको क्या बोलते थे? एक्साइज ड्यूटी. अब वो टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होता है? इन तीन में कहां पर होता है? फैक्ट्री. तो एक्साइज ड्यूटी इधर आएगा. इज दिस क्लियर? सेल्स टैक्स, ये वर्ड सुना है? जीएसटी के पहले सेल्स टैक्स भी होता था. ठीक है. तो सेल्स टैक्स अगर पूछा है आप लोग को, तो कहां पर आएगा? चलो ये भी बराबर है, सेल्स टैक्स इधर आएगा. एक और वर्ड सुना होगा, इनकम टैक्स. वो कहां पर आएगा? हाँ, वो क्यों है ऑफिस में? क्योंकि इधर लिख लिया, इधर लिख लिया, ये खाली नहीं है ना, वैसा लग रहा है.
अब इनकम टैक्स आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने कुछ बताया था। अच्छा, इनकम टैक्स आप प्रोडक्शन करने वक्त देते हो ना, जब प्रोड्यूस करते हो तो कौन सा टैक्स देते हो आप लोग? एक्साइज ड्यूटी, इट इज अ टैक्स टू प्रोड्यूस, वो आएगा। सेल करते वक्त, उसका वो म्यूट करो सबको, सेल करते वक्त कौन सा टैक्स आएगा? सो इट इज अ कॉस्ट टू सेल, वो आएगा। इज इनकम टैक्स टू प्रोड्यूस द गुड्स, इज इनकम टैक्स टू सेल द गुड्स, सो नाइदर टू प्रोड्यूस, तो ऐसे ये इनकम टैक्स नहीं आएगा। ये समझ में आया? तो अच्छा लगा। तो उधर वो जो जहां पे लिखे ना दो एग्जांपल, डिविडेंड और डोनेशन, वहां पे कॉमा करके इनकम टैक्स लिख दो। किसमें? वो फर्स्ट डेफिनेशन में। इज दैट क्लियर? अच्छा, सो जस्ट बिफोर यू राइट डाउन दिस, लेट अस एक स्मॉल रिकैप ऑफ दिस। क्या किया हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस टू प्रोड्यूस एंड टू सेल द गुड्स। एनी एक्सपेंस नाइदर टू प्रोड्यूस नहीं आएगा। एग्जाम्पल, डोनेशन, डिविडेंड, इनकम टैक्स। ठीक है। कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम इनडायरेक्ट का। मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट, और जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसका दूसरा नाम जॉइंट कॉस्ट। ये किया। फिर डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन पार्ट होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल का इक्वेशन, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। इतना क्लियर? रॉयल्टी किधर आएगा? चार्जेबल एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। फोर्थ, ये वाला पार्ट समझ में आया आप लोग को? अच्छा, तो अब मैं इसमें से कुछ पूछता हूं, खाली आप लोग जो परचेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो किधर आते हैं? इधर। परचेस से रिलेटेड है ना। सेल से रिलेटेड खर्चे किधर आएंगे? सर, सो परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस। तो मैं कुछ अमाउंट कुछ पूछता हूं, आप लोग मुझे बताओ किधर आएगा वो। ठीक है। परचेस टैक्स, सेल्स टैक्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, परचेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस। वेरी गुड, मुझे लगा था ये आंसर दोगे क्योंकि रिदम में जा रहा था ना, परचेस सेल, है ना। अब मैंने वापस सोचो क्या बोला, लोडिंग चार्जेस। गुड्स लोड कब करते? परचेस करते वक्त या सेल करते वक्त? हाँ, सो लोडिंग इधर आएगा, अनलोडिंग इधर आएगा। तो एक और नाम मिल गया अपने को। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रॉन्ग जाएंगे अपने के, समझाइए। तो अब ये लिखना है अपने को, इसमें आएगा एक इधर ये लिखना लिखते वक्त, और इधर जो इसके एक लिस्ट लिखी ना, अरे इसमें तीन चार नाम लिखवाया ना मैंने, उसके अंदर अनलोडिंग चार्जेस वो लिख दो। पहले पहले वो लिख दो, नहीं तो वो भूल जाओगे। उसमें अनलोडिंग चार्जेस लिख दिया। हाँ, अभी ये पूरा टेबल बना दो। अनलोड कब करते? जब वहां से गुड्स आया, हाँ, तो परचेस में, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस में, और यहाँ पे लोडिंग लिखो, लिखा मैंने।
लिखा। ये डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन, नहीं कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन, कैरेज आउटवर्ड, फिर सेल्स टैक्स है और फिर लोडिंग चार्जेस है। ठीक है, लिख लिया ये। डिलीवरी वैन, इतना लिखा सबने। तो ये 4 पॉइंट हो गए अपने। अब मैं 5th पॉइंट बता रहा हूं। वेट, पहले देख लो उसके बाद लिखना। अब जो भी मटेरियल फैक्ट्री में यूज होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है विच इज यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में दिखता है। शर्ट में क्लॉथ दिखता है, टेबल में वुड दिखता है। सो दिस आर विच मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल। और जो मैंने एग्जांपल लिया था ना शर्ट्स टेबल में, उसमें क्लॉथ और वुड था, वो डायरेक्ट कॉस्ट था। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में दिखता है आप लोग को। शर्ट में क्लॉथ दिखता है, टेबल में वुड दिखता है। सो दिस आर विच मटेरियल, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इट इज नॉट यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड ऑन द मशीन। मशीन को स्मूथली चलाने के लिए उसमें ग्रीस ऑयल डालना पड़ता, मालूम है। ग्रीस ऑयल शर्ट पे है, टेबल पे है, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे यूज हुआ ही नहीं है। वो किस पे यूज हुआ है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली मशीन पे यूज हुआ है। तो वो कौन सा मटेरियल होगा, डायरेक्ट मटेरियल। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, डायरेक्ट कॉस्ट। कहां पर आएगा, ये इधर आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब तो ग्रीस और ऑयल यूज कहां पर होता है, फैक्ट्री में यूज होता है, तो वो कहां पर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इज दैट क्लियर। तो ये टेबल, ये बना दो 5th पॉइंट।
ये लिख लिया सबने? देखो, अभी वेजेस है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, इसका दूसरा नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो एक फैक्ट्री में ना दो टाइप के वर्कर होते हैं। देर आर सम वर्कर्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग फॉर अस, उनको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्कर। और कुछ और भी वर्कर्स फैक्ट्री में होंगे जो मैन्युफैक्चर नहीं करते, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स। अब जैसे शर्ट बना रहे, टेबल बना रहे, तो टेलर इज विच टाइप ऑफ वर्कर? मैन्युफैक्चरिंग वर्कर। और कारपेंटर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर। उनको जो भी पेमेंट किया वो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का दूसरा नाम क्या होता है? सो कैन आई से डायरेक्ट वेजेस इज पेड टू मैन्युफैक्चरिंग वर्कर लाइक टेलर, कारपेंटर। इनडायरेक्ट वेजेस इज पेड टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर में जैसे मैं बोलता हूं फैक्ट्री सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मैन्युफैक्चर करता है क्या? वो खाली क्या काम करता है? सुपरवाइज करता है कि वर्कर्स अपना काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं, उसका काम वही है। सो ही इज विच टाइप ऑफ वर्कर? नॉन मैन्युफैक्चरिंग। बराबर है। अकाउंटेंट मैन्युफैक्चरिंग की नॉन मैन्युफैक्चरिंग? सेल्समैन नॉन मैन्युफैक्चरिंग। गोडाउन कीपर ठीक है, ये सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर हो गया। अब बताओ, सुपरवाइजर को देंगे, फैक्ट्री सुपरवाइजर को जो भी पेमेंट करेंगे वो कौन से हेड में आएगा? फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग। सुपरवाइजर को पेमेंट करेंगे कहां पर आएगा? हाँ, सो ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। अकाउंटेंट को देंगे वो कहां पर जाएगा? सेल्समैन को देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन। गोडाउन कीपर को देंगे, वो गोडाउन इज फॉर व्हाट पर्पस? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये कहां पर आ सकता है? फैक्ट्री में भी आ सकता है, ऑफिस में भी आ सकता है, सेलिंग भी आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये अपने लिख देंगे। सो अगर मैं ये वाला एमसीक्यू, इसके 4 ऑप्शन है, आई मतलब इनडायरेक्ट। सो कितना आएगा? फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग के एनी ऑफ देम? ये मुझे लगा था यही आंसर दोगे। मैंने क्या लिखा पहले पढ़ो वापिस। क्या लिखा? इनडायरेक्ट वेजेस लिखा है कि मटेरियल लिखा है?
इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ग्रीस और ऑयल कहां पर आता है? हाँ, तो इसका आंसर ए है। इनडायरेक्ट वेजेस होगा ना, ये इनडायरेक्ट वेजेस, तो उसका आंसर क्या होगा? एनी ऑफ देम, क्योंकि वो फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर है। समझा डिफरेंस? इनडायरेक्ट मटेरियल खाली किधर आएगा? ये दोनों एग्जांपल समझ में आया ना? इनडायरेक्ट मटेरियल सिर्फ फैक्ट्री, इनडायरेक्ट वेजेस एनी ऑफ देम। तो इतना इजी है, एमसीक्यू जैसा आता है ना वैसे जाएगा भी इजी। समझ में आया? तो चाहिए तो एक एमसीक्यू लिख सकते हो, इसका आंसर ए, और फिर वापस यही है एमसीक्यू, इनडायरेक्ट वेजेस विल कम अंडर, यही 4 ऑप्शन, उसका आंसर जो डी होगा उस पर। इनडायरेक्ट मटेरियल ये कहां पर आता है? हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर इनडायरेक्ट वेजेस होगा वो कहां पर आएगा? फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर भी आ सकता है ना, तो उसका आंसर एनी ऑफ देम आएगा। समझा ये जो एग्जांपल लिया हमने? इनडायरेक्ट वेजेस का लिख लिया सबने? ये 6 पॉइंट्स हो गए ना हमारे। पैकिंग चार्जेस। पैकिंग मतलब समझता क्या होता है? कोई भी गुड्स आप खरीदते हो, उसको पैक करने में जो भी लगता है, बैग हुआ, कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, वो सबको क्या बोलते हैं? पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी मतलब होता है फर्स्ट पैकिंग। जब कोई भी गुड्स को पहली बार आप पैक करते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी। फर्स्ट पैकिंग के बाद एक और पैकिंग करते हो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी। सो प्राइमरी पैकिंग क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इट इज दैट पैकिंग कि जब तक वो पैकिंग नहीं किया है तब तक वो गुड्स फैक्ट्री से बाहर नहीं आ सकता है। फैक्ट्री से बाहर लाने के लिए वो पैकिंग करनी पड़ती है। अब जैसे एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग परचेस करते हैं तो क्या ऐसे दुकान में लूज फॉर्म में मिलता है कि समझो आप बोलते हैं 1 लीटर, तो वैसे वो दुकान से निकाल के देगा, जैसे दूध निकाल के देता है वैसा करेगा? नहीं। तो वो कैसे मिलता है आपको? बॉटल में मिलता है, या तो ग्लास बॉटल, या प्लास्टिक बॉटल, या टेट्रा पैक, या कैन। बराबर है? विदाउट दिस पैकिंग कैन इट कम आउटसाइड द फैक्ट्री? उस पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकिंग। ठीक है। अब ये पैकिंग कहां पर लगती है? फैक्ट्री की, ऑफिस के, शोरूम, क्योंकि फैक्ट्री में वो लगेगा, उसके बाद ही गुड्स फैक्ट्री के बाहर आएगा। सो प्राइमरी पैकिंग इट इज इंकर्ड एट विच प्लेस? फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री गुड्स में जाएगा। सेकेंड पैकिंग, पहली पैकिंग के बाद जो दूसरी पैकिंग की, सेकेंडरी, इट इज आइदर फॉर
ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट। लेट से समझो आपको एक टाइटन कंपनी का मतलब वॉच परचेस करना है। आप लेट से कोई मॉल में गए, से ओबेरॉय मॉल गए, ठीक है, वहां पर कोई भी एक शॉप में समझो लाइफस्टाइल में घुस गए, वहां पे आपको टाइटन की एक वॉच पसंद आई, आपने परचेस कर ली, ठीक है, आपने काउंटर पे जाके उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब बताओ वो जो वॉच आएगा वो पहले एक उसके लिए केस होगा, बॉक्स होगा, बराबर है, वो बॉक्स में डाल के आपको देगा, दैट इज द प्राइमरी पैकिंग। वो टाइटन वाले ने दिया होगा उनको, उसके बिना वो फैक्ट्री से गुड्स बाहर नहीं निकलेगा। फिर ये ओबेरॉय मॉल वाला क्या करेगा, मतलब जो लाइफस्टाइल वाला क्या करेगा, वो आपको केस है ना एक छोटे से और बैग में डाल के देगा आपको, जिसमें लाइफस्टाइल लिखा होगा, बराबर है, वो सेकेंडरी पैकिंग होगी। वो क्यों दिया उसने, क्योंकि उसको मालूम है कि जब आप एक बार न्यू चीज खरीदते हैं ना अपने, तो फिर वहां से ओबेरॉय मॉल से घर तक आएगा, वो आप बैग हिलाते हो, बराबर है। तो उस पीरियड में कम से कम 1000 जन देख लेंगे वो बैग को, तो उसके लिए फ्री में ब्रांडिंग हो गई। सो यहां पर सेकेंडरी पैकिंग का पर्पस क्या था, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट है तो कहां पर जाएगा, फैक्ट्री, ऑफिस की सेलिंग। सेलिंग में भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसमें, सेलिंग ओवर्स के डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ओवर्स, बराबर है। समटाइम्स सेकेंडरी पैकिंग इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होता है समझाता हूं। लेट से आपको एक टीवी परचेज करना था, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक, वहां पे टीवी पसंद आया, आपने पेमेंट कर दिया और उसको बोला कि घर पे आप डिलीवर कर दो। अब उसका एक टेम्पो लेके वो डिलीवर करने आएगा, अपने यहाँ पे तो रोड इतना स्मूथ है, कहीं पे कुछ पॉटल्स है क्या, नहीं, पॉटल्स वो छोटे वाले होते हैं, वो नहीं, अपने तो पूरा ट्रक अंदर चला जाता है, फिर ऐसे बाहर निकलता है, बराबर है। सो अब अपने को मालूम है कि इतने खड्डे हैं, कोई भी ट्रैफिक है, जरा भी जर्क लगा वो गिर सकता है। तो इन लोग क्या करते हैं, जो डीलर होगा ना, मतलब कंपनी, समझो सैमसंग का टीवी परचेस किया, तो सैमसंग का टीवी आपको वो सैमसंग के बॉक्स में मिलेगा, कार्डबोर्ड बॉक्स में, वो कंपनी देती है, उसके बिना वो फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलेगा। दैट इज विच पैकिंग, प्राइमरी। उसके बाद सेफ्टी के लिए ये बंदा क्या करता है, ये उसमें बबल रैप लगाता है। बबल रैप में क्या होता है, वो घर पे आने के बाद अपने एक एक करके फोड़ते हैं, बराबर है। तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या, नहीं, वो किस चीज के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज नहीं हो। तो सेकेंडरी पैकिंग यहां पर पर्पस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बराबर है। अब बताओ ट्रांसपोर्टेशन है तो विल इट कम अंडर सेलिंग ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इज दैट क्लियर। सो इफ दे आस्क यू एमसीक्यू, पैकिंग चार्जेस विल कम अंडर डैश, पैकिंग चार्जेस, खाली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऑप्शन दिया फैक्ट्री, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, के एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, प्राइमरी पैकिंग विल कम अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये समझ में है। तो एमसीक्यू में एक एक वर्ड चेंज होने से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ये समझा, अच्छा लगा, ये भी लिख सकते हैं। ये लिख लिया सबने, ओके। सो हमने टोटल कितने पॉइंट्स कर लिए, 7।
नाउ कॉस्ट का बाइफर्केशन अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर या बिहेवियर. It can be classified as variable, सेमी वेरिएबल. ये वर्ड सुना है कभी? वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल. अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी. वेरी सुना? वेरी. वेरी मतलब क्या? चेंजेस. सो इट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस. चेंजेस विथ व्हाट? क्वांटिटी, मतलब आउटपुट. अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनेटली. प्रोपोर्शनेटली मतलब क्या? अगर आप डबल बनाओगे क्वांटिटी तो कॉस्ट भी डबल लगेगा. अगर आप क्वांटिटी हाफ कर दोगे तो कॉस्ट भी. तो जैसा क्वांटिटी, समझो क्वांटिटी 10% बढ़ाया तो कॉस्ट भी 10% बढ़ेगा. क्वांटिटी 20% कम किया तो कॉस्ट भी 20% कम होगा. अगर कोई कॉस्ट ऐसे बिहेव करता है तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल. ठीक है. सो दैट मीन्स क्या? If quantity increases, cost will also, and if quantity decreases, cost will also. ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट. ये समझ में आया? फिक्स्ड. फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड फिक्स्ड रहेगा मतलब सेम रहेगा. मतलब अगर क्वांटिटी बढ़ भी जाएगा ना तो भी कॉस्ट उतना ही रहेगा, और क्वांटिटी कम होगा तो भी कॉस्ट उतना ही रहेगा. मतलब क्वांटिटी डबल होगा तो भी कॉस्ट सेम, क्वांटिटी हाफ होगा तो भी कॉस्ट सेम. एग्जांपल लेते हैं हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कॉस्ट लिखा, 3 डायरेक्ट कॉस्ट और 3 इनडायरेक्ट कॉस्ट. उसमें डायरेक्ट कॉस्ट में पहला क्या है? रॉ मटेरियल. पहला रॉ मटेरियल है. अब बताओ रॉ मटेरियल कौन सा कॉस्ट होता है? लेट अस अंडरस्टैंड. समझो हम लोग शर्ट बना रहे. एक शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए. ठीक है, लेट्स से मैं इधर लिख रहा हूं. एक शर्ट के लिए अपने को 2 मीटर क्लॉथ चाहिए, और वो हम लोग परचेस करते हैं 10 रुपीज पर मीटर. तो हमारा कॉस्ट कितना हो गया? 20 रुपीज हो गया. अगर मैं 2 बनाऊंगा तो 2 शर्ट बनाऊंगा तो 20 रुपए लगेगा. कितना कपड़ा लगेगा? एट व्हाट रेट? 10. तो कितना हो जाएगा? 40. 5 शर्ट बनाऊंगा तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा? 10 मीटर लगेगा. समझ में आया? एट व्हाट रेट? 10. तो कितना? ईयर जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज हो रहा है कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है. क्वांटिटी डबल किया, कॉस्ट भी डबल हो गया. क्वांटिटी 1 5 टाइम्स तो कॉस्ट भी 20 का 5 टाइम्स 100 हो गया. तो ऐसा कॉस्ट जो बिहेव कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट. ये समझ में आया? सो रॉ फिर उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हमारा नेक्स्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस. बराबर है. अब वेजेस भी समझते हैं. चलो मैं वेजेस लिखता हूं. बनाने के लिए समझो वर्कर को 5 घंटा लगता है. 5 घंटा में एक शर्ट बना देगा, और हम लोग उसको पे कर रहे हैं 10 रुपीज पर आवर. 1 घंटे का काम का 10 रुपए देते उसको, तो कितना देना पड़ेगा? 50 रुपए देना पड़ेगा. बराबर है. अगर 2 शर्ट बनाएंगे तो एक शर्ट बनाने का 50 रुपए दिया, 2 शर्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 घंटा लगेगा कि नहीं? एट 10 रुपीज कितना होगा? 100 रुपया. 5 शर्ट बनाएंगे तो एक शर्ट के लिए 5 घंटा, तो 5 शर्ट्स के लिए 25 आवर्स. 25 आवर्स इंटू 10. तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स्ड हो गया कि वेरिएबल हो गया? वेरिएबल ना. जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज हो रहा है कॉस्ट भी चेंज हो रहा है. तो ये हमारा कौन सा कॉस्ट हो गया? डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस. इतना क्लियर? इस फैक्ट्री में हम लोग बना रहे हैं, ये फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूं मैं. समझो मैं फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूं आप लोग को, मतलब लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपया पर मंथ. ठीक है. अब मैं बोलता हूं जनवरी फेब मार्च, यहां पे मैं 1000 शर्ट बना रहा हूं जनवरी में. मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा?
फैब में मैंने डबल शर्ट्स बनाया, तो अभी डबल रेंट देना पड़ेगा ना। क्यों? लैंडलॉर्ड को उससे कोई मतलब है मैं इस जगह में क्या बना रहा हूं, कितना बना रहा हूं, उससे कोई मतलब है इसको? अभी भी रेंट कितना देना पड़ेगा? मार्च में मैं इसका आधा बना रहा हूं 500, तो आधा रेंट लेगा वो, कितना देना पड़ेगा? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कॉस्ट रिमेन्स द सेम। सो इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज कॉस्ट विल बी सेम। क्लियर टू यू? चलो अभी मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे बताना। पहले मैं क्लासेस का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? उसमें आप लोग मुझे बताना ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है? ये जो टेक्स्ट बुक्स हम लोग देते हैं ये हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया, बराबर। ये कौन सा कॉस्ट है हमारे लिए? वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? जितने स्टूडेंट्स उतनी बुक प्रिंट होगी। अगर स्टूडेंट्स डबल हो गए तो ये इसका भी तो कॉस्ट हमारा डबल हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। क्लासरूम का रेंट फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्लियर हुआ एग्जांपल्स? ठीक है। अभी प्रैक्टिकल दूसरा और एग्जांपल समझो। अकाउंटेंट सैलरी, चलो मुझे बताओ, क्योंकि सैलरी अगर बताओ डबल बनाएंगे तो अकाउंटेंट को डबल सैलरी दे देंगे क्या, या हाफ बनाएंगे तो हाफ सैलरी होगी, तो सैलरी इज विच कॉस्ट? ठीक है। सेल्समैन कमीशन, क्यों वेरिएबल? ज्यादा बेचेगा ज्यादा कमीशन, कम बेचेगा कम कमीशन, तो वो कौन सा हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। ये क्लियर? तो फिर सेमी वेरिएबल क्या होता है? ये दो तो समझ में आया। सेमी का वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? आइदर नहीं, सेमी 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 मतलब हाफ। तो हाफ वेरिएबल, आधा वेरिएबल है तो बाकी आधा, मतलब ये ऐसा कॉस्ट है कि उसका थोड़ा पार्ट वेरिएबल होता है और थोड़ा पार्ट फिक्स्ड होता है। तो कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? अब उसके पहले मैं एक और एग्जांपल दो, टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल, जैसे लैंडलाइन की बात करूं मैं, ठीक है, जो एमटीएनएल का टेलीफोन होता है, अगर हम लोग पूरे महीने उस टेलीफोन को यूज नहीं करेंगे तो बिल आएगा ही नहीं ना। फिर भी वो जो मंथली 100 रुपया जो रेंट वाला पार्ट होगा वो तो आएगा कि उसका, वो आएगा। उसके अलावा जितना आप कॉल करोगे उसका कॉल चार्जेस भी आएगा, बराबर है। अब बताओ रेंट, अभी जैसे मैं एग्जांपल बताऊं इसमें, जैन में, फेब में, समझो एक कॉल का एमटीएनएल 3 रुपया चार्ज करता है। मैं खाली एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, एक कॉल का 3 रुपया चार्ज कर रहा है। जनवरी में आपने 100 कॉल किए, और रेंट और कॉल चार्जेस, रेंट है 100 रुपया समझो, कॉल चार्जेस एक कॉल का 3 रुपया है, तो कितना हो गया? तो टोटल बिल 400 का आएगा। फेब में आपने 200 कॉल किए, डबल कर दिया तो डबल बिल आएगा ना, 400 के बजाय 800 आएगा ना, 800 आएगा। मैंने 100 कॉल किया, मैंने 400 आ रहा है, में 200 कॉल किया तो 800 आना चाहिए ना। डबल आएगा क्या? नहीं, डबल कैसे आएगा? रेंट डबल हो जाएगा क्या? रेंट तो उतना ही रहेगा। कॉल चार्जेस एक कॉल का 3 रुपए तो 200 कॉल का। सो बताओ ये जो पार्ट है ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड। ये जो पार्ट है सो पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, तो इसको कॉस्ट को क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल। ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो पहले इतना ये वाला लिखना अपने को, 8th वाला पॉइंट। ये एग्जांपल की जरूरत नहीं है, आप लोगों को क्या लिखना बताता हूं। ये पैकिंग चार्ज लिखा है ना आपने? हाँ, तो ये लिखा।
लिखा है इतना आपने? सेमी वेरिएबल में क्या लिखोगे? पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। उसमें एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा टेलीफोन बिल, और लिखो मशीन मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, मशीन मेंटेनेंस। अब मैं एक एग्जांपल है, तो प्रॉपर एग्जांपल, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को पूछता हूं, मुझे बताना। समझो ऐसा दिया है, टेलीफोन का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जनवरी में आपने से 1000 कॉल्स किए, आपका बिल आया, टोटल बिल सपोज 7000। फेब में आपने 3000 कॉल्स किए, ठीक है, और इधर बिल आया 15,000 रुपया। ये एग्जांपल है। इसके अंदर पार्टली फिक्स्ड है और पार्टली वेरिएबल है, ठीक है। तो आप लोग मुझे इसको बाइफरकेट करके बता सकते हो कि 7000 में कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड, 15,000 में कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड, ऐसा बता सकते हो? कैन वी बाइफरकेट? नो, बाइफरकेट हो सकता है, तभी मैं सिखा रहा हूं। अगर अपने सीख रहे हैं मतलब हो तो सकता ही है। हाँ, अब वो कैसे करना है वो लेट अस अंडरस्टैंड। पहले आप लोग कर सकते हो इसमें। नहीं, अमाउंट, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया होगा और बोलेंगे व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, कैन यू आंसर? तो अब देखो कैसे करना पड़ेगा। हम लोग को मालूम नहीं वेरिएबल कितना फिक्स कितना, कुछ नहीं मालूम। चलो कॉल्स कितने एक्स्ट्रा किए हमने? 2000 कॉल एक्स्ट्रा किया, ये तो कंफर्म्ड है। कितना एक्स्ट्रा बिल आया? क्या डबल है? 8000 ना। 2000 कॉल एक्स्ट्रा किया इसलिए 8000 रुपए बिल बढ़ गया। हम लोग को मालूम नहीं इसके अंदर क्या क्या है, बट एटलीस्ट एक चीज मालूम है कि फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या, जो अमाउंट इधर होगा वही अमाउंट इधर भी होगा, ये तो कंफर्म्ड है। तो ये जो बिल इंक्रीज हुआ है ये फिक्स्ड की वजह से इंक्रीज हुआ है कि वेरिएबल की वजह से, ये तो कंफर्म्ड है। इसका मतलब 2000 कॉल एक्स्ट्रा करने का 8000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। तो एक कॉल करने का 2000 कॉल एक्स्ट्रा कर रहा हूं उसलिए 8000 रुपए एक्स्ट्रा लगा, और वो मेरा वेरिएबल है। 2000 कॉल का 8000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, तो एक कॉल का कितना हुआ? 4 रुपया हुआ ना। अरे समझा, 4 मतलब क्या, वॉट डिवाइड बाय वॉट, 8000 डिवाइड बाय 2000। एक कॉल का 4 रुपया हुआ, तो 1000 कॉल का 4000, 3000 कॉल का 3000 इंटू 4 12000, 7 में से 4 गया 3, 15 में से 12 गया 3। समझा कैसे किया बाइफरकेट? हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इज दिस पार्ट क्लियर? अब समझो एमसीक्यू में पूछा है कि मार्च में हम लोग 4000 कॉल्स कर रहे हैं, हमारा बिल कितना आएगा, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, मतलब एक टिक करना अपने को। तो बताओ मार्च में बिल कितने का आएगा? 4000 कॉल कर रहे हैं, कितना बिल आएगा? फिक्स्ड वाला तो सेम ही रहेगा, ये तो समझ में आता है। वेरिएबल एक कॉल का 4 रुपया है, तो 4000 कॉल्स का 16,000। सो बिल कितने का आएगा? तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक 19,000 होगा, उसको टिक करना पड़ेगा। ये समझ में आया कैसे किया? हैव यू अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है? अपने आप एक सम सॉल्व कर पाओगे ऐसा? चलो लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसको एडिंग देना। हाउ टू पहले लिखो, हाउ टू बाइफरकेट, हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट into fixed and variable.
अब उसमें हम लोग कौन सा कैसे 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 बाइफरकेट कर रहे हैं वो सम तो कराऊंगा, बट उसके पहले जो वेरिएबल कॉस्ट आया ₹4, वो कैसे आया? ये डिवाइड बाई ये, कहने से ये इट इज नथिंग बट डिफरेंस इन कॉस्ट। ये क्या है? डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन, हाँ तो लिख दो, इसको अंडरलाइन करके लिख दो, वीसी। वीसी मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वीसी इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। फिर लिखो एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है? जनवरी और फरवरी का क्वांटिटी दिया है, बराबर है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिए 7,000 और 9,700, ये भी दिया हुआ है। कैलकुलेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर मार्च 2000 यूनिट्स, मतलब मार्च में अगर 2000 यूनिट बनेगा तो टोटल कितना आएगा, मतलब यही वाला पार्ट पूछा है। ये समझ में आया? तो आप लोग को ऐसे ही करना है, मतलब क्या लिखोगे? जैन फेब मार्च, इधर कॉल्स है उसके बदले क्या लिखोगे? 1000 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स और इधर 2000 यूनिट्स, बराबर है। ये अमाउंट किधर लिखोगे? 7,000 9,700 इधर लिखोगे। फॉर्मूला यूज करके वेरिएबल वाला पार्ट आएगा, ये फिलअप हो सकता है और फिर ये फिलअप करना है। ये पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करा दूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहता है, नहीं देंगे ना, यही तो हमने डिराइव किया कि ये जो भी इंक्रीज हुआ 8,000 रुपया, ये 8,000 रुपया इंक्रीज हुआ, वो समझ में है? 8,000 इंक्रीज हुआ, 7,000 का 15,000 हो गया बिल, तो 8,000 इंक्रीज हुआ। ये क्वेश्चन में दिया 1000 कॉल का 3,000 कॉल किया, तो 2,000 एक्स्ट्रा कॉल किया, उसकी वजह से 8,000 रुपये एक्स्ट्रा हुआ। वो तो डिराइव किया हमने, 2,000 कॉल एक्स्ट्रा करने का 8,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा, तो एक कॉल का कितना लगा? अरे 2,000 कॉल किया आपने, 8,000 रुपया लगा, तो एक कॉल करने का कितना लग रहा है? किसको किससे डिवाइड करोगे? आपको बोलता 2,000 पेन 8,000 में खरीदा, तो एक पेन कितने में खरीदा? वो कैसे समझ में आया? तो 2,000 कॉल का 8,000 रुपया लगा, तो एक कॉल का कितना? ₹4, वो वेरिएबल हो गया। 1,000 इंटू 4, 3,000 इंटू 4, बाकी का फिक्स्ड। नहीं देंगे, अरे इसमें नहीं देंगे, इसमें दिया है मैंने, वो ढूंढना है। ये सर्कल किया मतलब क्या है? बैलेंसिंग फिगर, 7 में से 4 गया तो 3,000। चलो मैं सम कराता हूं, तुम एक बार देख लो, मैं सम कराऊंगा वापस बता दूंगा।
सो लेट अस अंडरस्टैंड इसका बाइफर्केशन जैन, फेब, मार्च। जैन में कितना बनाया हमने 1000 यूनिट्स यहां पर, और मार्च में कितना बनाएंगे, बराबर है। थोड़ा कॉस्ट वेरिएबल होगा, थोड़ा फिक्स्ड होगा। टोटल कितना है, बराबर है। फिक्स्ड मालूम है कि अपने को नहीं, बट एटलीस्ट ये मालूम है कि जो इधर होगा वो इधर होगा। तो इंक्रीज जो हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, वो फिक्स्ड के वजह से इंक्रीज हो रहा है कि वेरिएबल की वजह से हो रहा है, तो ये वेरिएबल हो गया, बराबर है। कितना क्वांटिटी एक्स्ट्रा बनाया आप लोगों ने, तो मतलब 600 यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 2700। तो एक यूनिट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, वॉट डिवाइड बाय वॉट, 2700 डिवाइड बाय 600, 4.5 पर यूनिट। समझ में आया? एक यूनिट का 4.5, तो 1000 यूनिट्स का एक लिया, 1600 यूनिट्स का 7000, 7000 में से 4500 वेरिएबल है तो फिक्स्ड, इधर भी 2000। ये आप लोग को आया समझ में? अब इधर देखते हैं मार्च में एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सो 2000 यूनिट्स का कितना होगा 2000 इंटू 4.5, फिक्स कितना रहेगा, ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? एक एग्जांपल लिखो होमवर्क के लिए, लिखो जैन। अब ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये ऐसा ही टाइप का, खाली फिगर चेंज होंगे, बट सेम टाइप का क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी या अमाउंट्स डिफरेंट होंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना 7300 और 12300। कैलकुलेट मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर मार्च 2800 यूनिट्स का। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आएगा। अब ये इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो। नहीं, बट चेंज कर रहा हूं मैं, फिगर्स थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। ये फिगर्स चेंज करते हैं।